पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 9 में होलो स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। तो इस तरह से रो चार्ज डेंसिटी और रेडियस इसकी ए और बी है और बी इक्वल टू 2 है। तो हमें क्वेश्चन में पता लगाना है कि पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या होगी। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू पता लगाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप इसको प्लस रो से भर दो, माइनस रो से खाली कर दो, उससे दो स्फीयर बन जाएंगे और उन दो स्फीयर के लिए ए और बी का पोटेंशियल निकाल करके सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका एलिमेंट लेकर के सोल्व कर सकते हो। तो मैं एलिमेंट लेकर के सोल्व कर देता हूं। तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जाकर के अपन ने ऐसे dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया है, ऐसे सेंटर से x पर जाकर के और dx विड्थ का। और ये जो dx विड्थ का एलिमेंट लिया है अपन ने, अगर इस पर चार्ज dq है तो इस dq चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखें। पहले अपन a का लिखना चाहें तो a का पोटेंशियल क्या लिखेंगे? एलिमेंट की रेडियस क्या है? x है ना, एलिमेंट की रेडियस है x और इस एलिमेंट के कारण पॉइंट a का पोटेंशियल लिखना है। तो क्या लिखेंगे? एलिमेंट कारण पॉइंट a का पोटेंशियल k dq अपॉन, अब a के लिए लिख रहे हैं, a कहाँ है? a इस एलिमेंट वाली रेडियस x के अंदर है और अंदर तो वही पोटेंशियल होता है जो उसकी सरफेस पर होता है। तो सरफेस यानी एलिमेंट की सरफेस, तो एलिमेंट की रेडियस है x और इसमें dq की वैल्यू डाल दें। dq क्या बन जाएगा? रो इंटू 4πx² इंटू dx और अपॉन x, और x की लिमिट लगा दें। कहां से कहां तक लग जाएगी? पहली रेडियस a पर और आखिरी b पर, तो x बराबर a से लेकर b तक। इससे हमें a का पोटेंशियल पता लग जाएगा। ऐसे ही b का पोटेंशियल निकालना है अपने को। तो इस एलिमेंट के लिए b कहाँ है? बाहर। तो इसे उठा के कहाँ रख दें? सेंटर पे। तो सेंटर पे रख दे तो क्या बन जाएगा? k dq अपॉन b। इसमें से k बाई बी बाहर आ जाएगा और यहां बचा रहेगा क्या? dq। dq क्या लिख सकते हैं? रो इंटू 4πx² इंटू dx और लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी? a से लेकर b तक। तो इससे b का पोटेंशियल आ जाएगा और इससे अपन वी ए माइनस वी बी निकाल सकते हैं। यह है 9। तो दो चार्ज हैं q और q और ये फ्री टू मूव है, लेकिन दूसरा चार्ज अभी बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है। तो बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है तो वहां से अपन ने इसको कुछ वेलोसिटी v देकर के छोड़ दिया, वेलोसिटी v देकर के भेज दिया। तो अब इसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बतानी है अपने को कि कितना पास में आएगा। अब पिछली बार जब हमने सवाल किया था तब ये फिक्स था और ये फिक्स था, तो ये जब इसके पास आ रहा था तो इसकी वेलोसिटी 0 होने तक के लिए हमने इसको सोल्व किया था। अब की बार क्या है कि वो चलने के लिए फ्री है, तो जैसे ही आगे की तरफ आएगा वो भी चलना शुरू करेगा, वो भी चलना शुरू करेगा। तो इन दोनों के बीच की मिनिमम सेपरेशन कब आएगी? वो तब आएगी जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, क्योंकि दोनों चलने के लिए फ्री हैं और मास भी सेम है, दोनों का आइडेंटिकल है। तो मास भी सेम है, दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम हो जाए। तो माना कि जब इनके बीच की डिस्टेंस सेम आई तब उस वक्त इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? v1। इसका मास सेम और इसका मास सेम है इस कारण से, है ना। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। अच्छा, मास अलग अलग होता तो भी इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी तो दोनों की सेम हो जाती। तो क्या करें? यहां और यहां के बीच में अपन एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लें और मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर लें, क्योंकि अगर अपन इस पूरे को सिस्टम लें तो इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो P इनिशियल इक्वल टू mv बराबर P फाइनल 2mv1। तो v1 बराबर कितना आ गया? v/2। और एनर्जी कंजर्वेशन लिखना चाहें k इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस यू फाइनल। तो k इनिशियल कितना? हाफ mv², इसका वो रेस्ट पर था इसलिए 0, और पोटेंशियल g, दोनों के बीच की सेपरेशन काफी ज्यादा थी इस कारण से 0, और k फाइनल एक जने की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1² और ऐसे दो हैं इसलिए इंटू 2, और v1 की वैल्यू कितनी? v/2 और प्लस पोटेंशियल g k² अपॉन r। दिस r इज r मिनिमम। तो यहां से हमें r मिनिमम पता लग जाएगा, ये v1 बराबर v/2 रख दें। तो इसमें 21, 22 क्वेश्चन में 3 पार्ट 1 में पहले 21 की बात करें तो इसमें होलो स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ पूछा है। तो आप समझ ही गए, वो होलो स्फीयर का अपन ने ग्राफ बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और पोटेंशियल का भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनाया था अपन ने? पहले तो वैल्यू 0 है और फिर उसके बाद इस तरह से ये ई का ग्राफ बनाया था अपन ने होलो स्फीयर का। और पोटेंशियल ग्राफ कैसा बनाया था? KQ/R और फिर बाहर जो है वो इस तरह से। ये 21 वाले क्वेश्चन में। इसके बाद 22 वाले क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, तो इसमें क्या है कि कुछ चार्जेस दिए हुए हैं और इन चार्जेस में अपन ने ई डिफाइन किया हुआ है KQ/L²। सबसे पहले पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस O वाली पोजीशन पर, यहाँ पर। तो प्लस Q कारण ये डिस्टेंस तो L है ही सही, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E, और माइनस Q कारण भी E, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 2E। और ऐसे ही इसके
प्लस क्यू कारण भी ई और माइनस क्यू कारण भी ई, तो ये भी कितना हो गया 2e, और प्लस 2 के कारण 2e और ये माइनस 2 के कारण भी 2e, तो ये कितना हो गया 4e, और ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये 2e को 60 2e को 60 यानी e और e और 4e यानी कितना हो गया 6e, और डायरेक्शन जो है वो किधर से किधर की तरफ होगी, ओ से डी की तरफ। ये है ऑप्शन ए। फिर ओ पर पोटेंशियल पूछा है। पोटेंशियल के लिए आप देखो कि जो डिस्टेंस इस प्लस क्यू से हैं वही डिस्टेंस इस माइनस क्यू से हैं, जो डिस्टेंस इस प्लस क्यू से हैं वही माइनस क्यू से हैं, और जो इस 2q से हैं वही माइनस 2q से, टोटल मिलाकर पोटेंशियल 0 हो गया। फिर इसी में पूछा है सी ऑप्शन में, द पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन पी आर इज सेम। इस लाइन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा क्या? तो वो इसलिए सेम होगा क्योंकि इस पे कोई भी पॉइंट चुनो आप, इसकी इस प्लस क्यू से जितनी डिस्टेंस उतनी माइनस क्यू से, तो प्लस क्यू माइनस क्यू वाला कैंसिल होकर के 0 हो गया। ऐसे ही इस पॉइंट की प्लस क्यू और माइनस क्यू से डिस्टेंस सेम, और ऐसे इस पॉइंट की इस 2q और माइनस 2q से डिस्टेंस सेम। यानी आप इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लो, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लेने पर अपोजिट चार्ज वाले जो साइन है उनकी डिस्टेंस एक जैसी आ रही है। अपोजिट चार्ज और मैग्नीट्यूड सेम वालों की डिस्टेंस एक जैसी आ रही है, इसलिए ये दोनों पोटेंशियल कैंसिल करके 0 बना देंगे, ऐसे ही दोनों और ऐसे ही ये दोनों 0 बना देंगे। लेकिन ये पी आर वाली लाइन के लिए, एस टी वाली लाइन के लिए भी ऐसा ही है क्या? तो एस टी वाली लाइन में क्या है कि ये प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू तो डिस्टेंस सेम चल जाएगा, लेकिन इस वाले का नहीं चलेगा 2q और माइनस 2q का, क्योंकि यहां से इधर की तरफ जाने के दौरान इन दोनों से डिस्टेंस उसकी लगातार बदल रही होगी। इसलिए एस टी के लिए नहीं है, लेकिन पी आर वाले चार्ज के लिए ऐसा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक चार्ज दिया हुआ है 10⁻³ माइक्रोकुलाम, और ये रखा हुआ है कहां पर, ओरिजिन पर, और 2 पॉइंट्स जो लिए हुए हैं √2, √2 और 2,0। तो जो √2, √2 है उसकी यहां से डिस्टेंस कितनी बनेगी 2, ये भी √2 और ये भी √2, तो इसकी डिस्टेंस बनी 2, और जो 2,0 वाला पॉइंट है वो भी 2 डिस्टेंस पर है, तो ये भी 2 पर है और ये भी 2 पर है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के लिए R सेम हो गया। अब KQ/R में Q सेम और R सेम, तो दोनों का पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा इन 2 पॉइंट पर, उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है अपने को, 2 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 चार्ज दिए हुए हैं अपने को, और इसमें से 2 प्लस क्यू हैं और 2 ये माइनस क्यू हैं, और क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और पोटेंशियल पे क्या चेंजेस आएंगे अगर अपन इफ द चार्ज ऑन द ए एंड बी आर इंटरचेंज, तो ए और बी को इंटरचेंज कर दे विद दोज विद डी एंड सी, तो ये वाला यहां पर ले आए और ये वाला यहां पर ले आए, तो क्या चेंज आएगा? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि अभी तो क्या है प्लस क्यू कारण भी इधर और माइनस क्यू कारण भी इधर, और ऐसे इस वाले प्लस क्यू कारण भी इधर और माइनस क्यू कारण भी इधर, तो नेट डायरेक्शन अभी इधर की तरफ आ रही है। लेकिन जब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा और यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा, तो फिर जो डायरेक्शन है वो इसकी बदल करके किधर की तरफ हो जाएगी, ऊपर की तरफ, तो एक ही डायरेक्शन बदल जाएगी। लेकिन पोटेंशियल यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। यह है क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है अपने को, एक पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है v = 20/x² - 4, और हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि e की वैल्यू पता लगानी। तो अगर ये vx का फंक्शन है तो e बराबर क्या करें -dv/dx, तो यहां से dv/dx निकालें और फिर उसमें अपन x की जगह क्या डाल दें, dv/dx कहां पर निकालना है अपने को, ये निकालना है x = 4 पर, तो इसका डिफ्रेंशिएट करके x = 4 इसमें डालें और फिर यहां डाल देंगे, तो उससे हमें ई की वैल्यू पता लग जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में होलो स्फीयर का ई और आर का ग्राफ पूछा है, तो अपन जानते हैं कि होलो स्फीयर का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये तो 0 पहले वैल्यू और फिर उसके बाद ई इनवर्सली 1/r। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है अपन से कि वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन, तो वर्क डन के लिए पूछिए वैल्यू रिक्वायर्ड, तो डेल्टा के तो 0 हो गया, और डेल्टा यू की वैल्यू लिखें तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा Q × V फाइनल - V इनिशियल। तो चार्ज कितना लेकर के जा रहे हैं अपन, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहे हैं, और V फाइनल - V इनिशियल कितना हो गया, वो हो गया अपने पास P2Q फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा -4 - 10, और चार्ज हो गया 100 इलेक्ट्रॉन का, तो 100 और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, तो कितना हो गया -14, यानी कितना 1400 × E, और E की वैल्यू डाल दो अब यहाँ पे, E की जगह क्या डाल सकते हैं अपन 1.6 × 10⁻19। तो इसमें 4 चार्ज रखे हुए हैं, 2 कैपिटल Q और 2 स्मॉल q, और हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0, तो Q/Q का रेशियो बताना है। अब देखो स्मॉल q कारण जो फोर्स लगेगा इसको इधर की तरफ वो F,
और इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो भी F, दोनों ही फोर्स जो हैं वो F। तो उस F की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, ये हो गया के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और रिजल्टेंट हो गया इसका √2F। अब क्या है कि अगर जीरो इस पे नेट लाना है तो कैपिटल ये जो प्लस क्यू है वो तो रिपेल करेगा, यानी इसको अट्रैक्ट करना चाहिए पहली बात है ना। तो अभी तो अपन साइन अपने आप आ जाए, अपन तो जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके लिए भी अभी बाय डिफॉल्ट इसको पॉजिटिव ही लें तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना F1। तो √2F प्लस F1 की जो वैल्यू है वो क्या बन जानी चाहिए, 0। तो √2F यानी कितना हो गया, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस F1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, F1 बराबर हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन √2A का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 2A स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से अब अपन Q बाई क्यू का रेशो बता सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि एनी नेट चार्ज गिवन टू द कंडक्टर और इंड्यूस चार्ज विल बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो वो हमने जब देखा था ना तब उसमें कैविटी नहीं थी, वो इस वाले केस में आया कि यहाँ कंडक्टर था तो हमने जो भी चार्ज दिया इसको वो सारा का सारा इसके सरफेस पर आ गया। लेकिन अब जब दो सरफेस हों तो क्या करेंगे, ये इसकी इनर सरफेस है, ये इसकी आउटर सरफेस है। तो इसमें तो एनी नेट चार्ज गिवन टू द कंडक्टर विल बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो कंडक्टर की सरफेस से प्रेजेंट हो गया। अब यहां जब हम चार्ज दे रहे हैं कुछ क्यू, तो वो कौन सी सरफेस पर जाएगा, इनर सरफेस पर या आउटर सरफेस पर, दोनों पर थोड़ा थोड़ा। तो उसके लिए ऐसा करते हैं अपन, मान लिया मैंने यहां पर कि कुछ स्मॉल क्यू चार्ज कैपिटल क्यू में से स्मॉल क्यू चार्ज अंदर वाले स्फीयर पर चला गया, तो जो बचा हुआ है क्यू माइनस क्यू वो बाहर वाले पे आ गया। अब अगर अपन यहां एक क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस बनाए, यानी गाउजियन सरफेस बनाए यहां पर, तो कहां पर बनाई है हमने, कंडक्टर के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर, दिस गाउजियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर जो हमने गाउजियन सरफेस बनाई इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है। अब इसके हर पॉइंट पर E की वैल्यू 0 है, इसका मतलब E डॉट ds 0 है, इसका मतलब E 0 है, इसका मतलब समेशन क्यू इन 0 आ गया। तो जो समेशन क्यू इन है उसकी वैल्यू क्या है, 0। किसके अंदर, इस गाउजियन सरफेस के अंदर समेशन क्यू इन 0 होना चाहिए। लेकिन हमने तो यहाँ जो क्यू चार्ज माना था वो प्रेजेंट है, और तो कुछ प्रेजेंट है नहीं, ये तो हवा है, यहाँ खाली जगह हमने कोई चार्ज रखा नहीं है। और हमने मान लिया कि कैपिटल क्यू में से स्मॉल क्यू चार्ज इसकी इनर सरफेस पर आया है, और बचा हुआ चार्ज जो है वो क्यू माइनस क्यू आउटर सरफेस पर आया है। तो ये स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी ये जानने के लिए हमने क्या किया, हमने एक क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस बनाई, गाउजियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर, यानी इस गाउजियन सरफेस का हर पॉइंट मटेरियल के अंदर है, इनसाइड द मटेरियल, और इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। तो समेशन क्यू इन क्या आना चाहिए, 0। अब समेशन क्यू इन 0 होने का मतलब, समेशन क्यू इन में तो यही है क्यू, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और क्यू 0 हो गया, इसका मतलब स्मॉल क्यू की जगह 0 डाल दें तो कैपिटल क्यू हो गया। इसका मतलब जो भी चार्ज था ना यहाँ पर, ये सारा का सारा कौन सी वाली सरफेस पर आ गया, आउटर सरफेस पर। ये जो हमने क्यू चार्ज दिया था इसको, वो सारा का सारा आउटर सरफेस पर आ गया। ये कौन से केस के लिए है, जब यहां अंदर ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं रखा हुआ था, उस वाले केस में इनिशियली न्यूट्रल कंडक्टर था, हमने कुछ कैपिटल क्यू चार्ज दिया और उसमें से जो है अंदर कुछ क्यू चार्ज मान के हमने प्रूव किया कि क्यू 0 है, तो सारा का सारा आउटर सरफेस पर आ गया। अब नेक्स्ट इसी में मान लो पहले से ही इस पर कुछ क्यू चार्ज प्रेजेंट है, ये 0 और ये क्यू। अब हमने इसको एडिशनल कुछ चार्ज दिया, तब हमने इसको एडिशनल कुछ चार्ज Q1 और दिया, तो फिर क्या होगा आपकी बार, तो आपकी बार जो है Q1 में से फिर वही कि अगर यहां कुछ स्मॉल क्यू आ गया तो फिर क्या होगा, यहां पर अगर अपन क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस यानी गाउजियन सरफेस बनाए तो समेशन क्यू इन 0 आना चाहिए। उसके लिए तो यही तभी पॉसिबल है जब यहां चार्ज कितना बना रहे, 0। तो सारा का सारा Q1 कहां आ जाएगा, बाहर वाली सरफेस पर। तो अब बाहर वाली सरफेस पर टोटल चार्ज मिलाकर कितना हो गया, Q प्लस Q1, और अंदर यहां पे कितना आया, 0। तो जब ऑलरेडी यहां कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है तो हम जो भी चार्ज दे रहे हैं वो सब इसकी कौन सी सरफेस पर आ रहा है, आउटर सरफेस पर। एनी नेट चार्ज गिवन टू द कंडक्टर विल बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये देखा हमने। अब इंड्यूस चार्ज की बात करते हैं। तो अगर एक चार्ज क्यों यहाँ रखा हुआ है और इनिशियली न्यूट्रल कंडक्टर इस जगह पे रखा हुआ है,
तो इसमें इंडक्शन जब होगा तो हमने देखा चैप्टर के शुरू में ही, कंडक्टर के शुरुआत में, कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। और ये जो माइनस प्लस हमने बनाया है ये सरफेस पर दिखाया है, तो ये दिखाने के लिए कि इंड्यूस चार्ज विल बी ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब केवीटी वाले केस के लिए देखते हैं। मान लो जैसे यहाँ केवीटी है और न्यूट्रल कंडक्टर है, हमने यहाँ पर एक चार्ज क्यों ला करके रखा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन चल करके इधर की तरफ आएंगे। तो जैसे यहां माइनस प्लस, यहां माइनस आया, यहां प्लस आया, ऐसे क्या यहां पर भी माइनस प्लस आ सकता है। इंड्यूस चार्ज इस जगह पर इस तरह से प्रेजेंट हो सकता है। चेक करके आप बता सकते हैं सोच करके कि इस तरह से माइनस प्लस यहां पर प्रेजेंट हो सकता है क्या। तो पहले मान लेते हैं कि माना ऐसा प्रेजेंट है। अगर आप यहां एक गाउजियन सरफेस बना करके चेक करेंगे तो इस क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस गाउजियन सरफेस के हर पॉइंट पर ई जीरो है, ई डॉट डी एस जीरो है, समेशन क्यू इन जीरो है, और इस कारण से जो है समेशन क्यू इन जीरो वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो फॉलो हो रही है यहां पर। तो और कुछ और चेक करके देखें कुछ, तो एक ये चेक करके देख सकते हैं अपन। देखो कि माना कि यहां प्लस माइनस है, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि यहां ये एयर है, यहां पर हवा है, यहां पर खाली जगह है, ये एयर, जैसे यहां एयर है ना खाली जगह, वैसे यहां पर भी एयर है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जैसे ये हवा है ना यहां पर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, वैसे यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। जब हमने ऐसा बोला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, तो उसका मतलब था मटेरियल के इनसाइड, इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द मटेरियल इसलिए जीरो होना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इनसाइड द मटेरियल जीरो इंड्यूस, ई इंड्यूस जो है वो उसे हमेशा ई एक्सटर्नल को जीरो बना देगा, नेट ई को हमेशा जीरो बना देगा। तो इनसाइड द कंडक्टर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा हमेशा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल करके उसे हमेशा जीरो बना देंगे। लेकिन यहां हवा में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हुआ तो उसको खत्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हवा में इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, वो तो हवा में तो नहीं चल पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा में इलेक्ट्रॉन नहीं चल पाएंगे, इसका मतलब यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं बनाया जा सकता, हवा वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब यहां एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो जैसे यहां हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, वैसे ही यहां भी हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, पहले हमने चेक किया कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, अब जब भी चेक किया कि हो सकता है तो फिर किधर की तरफ होगा, इस प्लस माइनस कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरह से, प्लस से माइनस की तरफ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होना पॉसिबल है कि नहीं है, ये डायग्राम दोबारा यहां बनाया मैंने, और ये प्लस माइनस है, जैसे यहां पर ये तो कंडक्टर है, ये प्लस माइनस, तो अगर यहां से यहां की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम जानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो अब यहां एक पॉइंट ए ले लिया और यहां एक पॉइंट बी ले लिया। अब देखो इस ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा। अगर हम इधर से इधर की तरफ जाएं तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इससे हमें पता लग रहा है कि ए और बी का पोटेंशियल तो सेम नहीं हो पाएगा। लेकिन कंडक्टर की प्रॉपर्टी से देखें कि कंडक्टर इज एन इक्वी पोटेंशियल बॉडी, हमने जो ए और बी लिए हैं वो कहां पर लिए हैं, इसके सरफेस पर, सरफेस पर लिए हैं। तो जैसे हम यहां से ए से इधर अंदर अंदर ही होकर के बी पर पहुंचे, तो यहां से यहां तक आने में हमें कोई वर्कडन नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ए और बी का जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, सेम होगा। अब ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा तो इधर से इधर आने पर तो सेम नहीं आ रहा है, और गारंटी किस बात की है, गारंटी इस बात की कि पोटेंशियल को तो सेम आना ही है, क्योंकि कंडक्टर की पोटेंशियल बॉडी है, इधर से इधर जाएंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज जीरो, इसलिए ए और बी का पोटेंशियल सेम आएगा। और ऐसे सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होना पॉसिबल नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होना पॉसिबल नहीं है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वो जो प्लस माइनस चार्ज आया है इस केविटी वाले केस में, वो सिर्फ यहां और यहां वाली सरफेस पर आएगा, यहां वाली सरफेस पर नहीं आएगा। तो यहां पर बनाकर दिखाना चाहे अगर अपन फिर से, तो ये चार्ज क्यू है अगर, और यहां कंडक्टर है ऐसे, तो अगर हमने यहां चार्ज क्यू ला करके रखा तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरह से आया है, इस तरह से, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जो चलेंगे तो
यहां पर माइनस माइनस आएगा, यहां प्लस प्लस आएगा, लेकिन यहां अंदर वाली पोजीशन पर कोई प्लस माइनस नहीं आ रहा होगा। तो जैसे यहां पर था कि चार्ज यहां रखा जब अपन ने, तो चार्ज इंड्यूस चार्ज सरफेस पर प्रेजेंट था, ऐसे कैसे जब चार्ज यहां रखा अपन ने तो इंड्यूस चार्ज यहां सरफेस पर ऐसे प्रेजेंट है। यहां अंदर इस जगह इस तरह से प्लस माइनस पॉसिबल नहीं है। फिर से जान सकते हैं आखिरी बार क्यों नहीं है प्लस माइनस पॉसिबल। हमने ऐसे किया, माना प्लस माइनस आया, प्लस माइनस आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम, वैसे तो सेम है पर ऐसे सेम नहीं हो पाएगा, और सेम होना तय है। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो प्लस माइनस यहां पर आएगा इस कंडक्टर में वो इस तरह से सरफेस पर, बाहर वाली सरफेस पर आ रहा होगा। अब मान लो अपन जो चार्ज दे रहे हैं, चार्ज देने के पहले कंडक्टर को देखें, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, यानी इस पर अभी कोई नेट चार्ज नहीं है, आसपास भी कोई चार्ज नहीं है। अभी हम जब यहाँ एक स्मॉल क्यू चार्ज लेकर के आए थे तो इंडक्शन से यहाँ माइनस और प्लस आया था, उस चार्ज क्यू को आप हटा लेंगे वापस से, तो वापस से वो माइनस प्लस अपनी अपनी पोजीशन में पहुंच जाएगा और वापस से ये इस तरह की सिचुएशन आ गई। अभी कहीं कोई भी माइनस प्लस प्रेजेंट नहीं है। अब हमने क्या किया, अपनी तरफ से एक चार्ज क्यू यहां सेंटर पे लाके रखा। ये क्या है, केविटी है, खाली जगह है, इनर रेडियस ए मान लो, आउटर रेडियस बी मान लो, एक स्फेरिकल सरफेस है मान लो, और हमने एक चार्ज क्यू इस खाली जगह में, केविटी में, यहाँ हवा है, एयर, हवा में हम चार्ज रख सकते हैं क्या? हाँ, जैसे ये हवा है वैसे ही ये हवा वाली पोजीशन है, आप यहाँ चार्ज रख सकते हो, वैसे ही यहाँ पर भी चार्ज रख सकते हो। तो हमने यहाँ सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया। अब सेंटर पे हमने क्यू चार्ज रखा तो क्या होगा, सेंटर पे जैसे हमने क्यू चार्ज रखा तो यहां कुछ चार्ज आएगा या नहीं आएगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो सेंटर पे जैसे हमने चार्ज क्यू रखा, पहले तो बताओ कि कहीं वो आउटर सरफेस पे तो नहीं चला जाएगा, जैसे हम कंडक्टर को जो भी चार्ज देते हैं क्या वो ऐसे यहां इस सवाल में ऐसे आउटर सरफेस में चला जाएगा? नहीं, वो तो हम यहां चार्ज अगर दे रहे थे तो वो आउटर सरफेस पर जा रहा था, क्योंकि समेशन क्यू इन को जीरो लेना था। लेकिन हवा से तो चार्ज चल के नहीं जाएगा कि यहाँ कोई चार्ज और यूं चल करके आउटर सरफेस पर चला जाए, ये तो यहीं प्रेजेंट रहेगा। लेकिन अगर अपन यहां पर एक गाउजियन सरफेस बनाएं, क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस, गाउजियन सरफेस अगर हम यहां बनाएं तो बताओ इस गाउजियन सरफेस के हर पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? हाँ, क्योंकि इसका हर पॉइंट कंडक्टर के अंदर मटेरियल के इनसाइड है। अब इसके हर पॉइंट पर ई जीरो है तो इसका मतलब ई डॉट डी एस जीरो होगा। हर पॉइंट पर ई डॉट डी एस जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि समेशन क्यू इन जीरो होगा। अब अगर समेशन क्यू इन को जीरो होना है तो यहां तो हमने सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है, तो इसमें समेशन क्यू इन कहां जीरो आ रहा है? अब इसमें समेशन क्यू इन जीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहां इसकी इनर सरफेस पर यहां कुछ ना कुछ चार्ज आना चाहिए। वो कैसे आएगा? देखो ये चार्ज क्यू जब हमने यहां रखा तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में गए होंगे। जैसे यहां चार्ज होता है और यहां पर एक कंडक्टर रखते हैं अपन, तो इस चार्ज के कारण क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और यहां माइनस माइनस यहां प्लस प्लस आता है। ऐसे ही यहां पर भी जैसे हमने चार्ज क्यू रखा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आया ऐसे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे, तो यहां का इलेक्ट्रॉन चल के यहां आएगा, तो यहां कैसा साइन आ जाएगा चार्ज का? माइनस, यहां कैसा? प्लस। ऐसे ही यहां पर कैसा? माइनस, और ये प्लस, और ये कैसा? माइनस, और ये प्लस। तो इसकी इनर सरफेस पर कुछ नेगेटिव में चार्ज आ गया और इसकी आउटर सरफेस पर कुछ पॉजिटिव में चार्ज आ गया। तो इनर सरफेस पर नेगेटिव में है, आउटर सरफेस पर पॉजिटिव में है। अब जैसे यहां पर माइनस प्लस आया था, हमने यहां इस माइनस का अमाउंट तो नहीं बताया था, क्योंकि यहां गाउजियन सरफेस अगर हम बनाए तो इनके इन पॉइंट पर ई जीरो नहीं है, तो ई डॉट डी एस जीरो नहीं है, तो समेशन क्यू इन जीरो वाली प्रॉपर्टी का हम यहां यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहां तो हमने नहीं बताया था। लेकिन यहां हमने जो गाउजियन सरफेस बनाई है इसके हर पॉइंट पर ई की वैल्यू जीरो है। अब इसके हर पॉइंट पर ई की वैल्यू जीरो है तो समेशन क्यू इन जीरो आ रहा है। तो अगर हमने यहां क्यू चार्ज रखा तो इसकी इनर सरफेस पर जो चार्ज आना चाहिए वो कैसा? माइनस क्यू, और इसकी आउटर सरफेस पर जो चार्ज आ रहा होगा वो कैसा? प्लस क्यू। तो कैसे बताया अपन ने? यहां गाउजियन सरफेस बना करके। अब यही देखो कि सेम डायग्राम दोबारा बनाया है, अब की बार वही न्यूट्रल कंडक्टर लिया है, और मान लो सेंटर की जगह थोड़ा साइड में, ये तो है सेंटर, और थोड़ा साइड में क्यू चार्ज रख दें, तो अब की बार क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी आएगा ऐसे, इस तरह से।
और उसके कारण इलेक्ट्रॉन अभी भी आएंगे अंदर की तरफ, तो यहां माइनस आएगा ही सही और यहां प्लस आएगा ही सही। अब इस माइनस और प्लस में से यहां कितना माइनस चार्ज आएगा, तो चाहे ये चार्ज क्यू सेंटर पे नहीं है, लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पर ई की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि समेशन क्यू इन जीरो होगा। तो अगर आपने यहाँ क्यू चार्ज रखा अंदर हवा वाली पोजीशन पर, सेंटर पे, साइड में, कहीं पर भी, तो यहां माइनस क्यू इंड्यूस होना ही पड़ेगा। यानी हम अमाउंट भी बता पा रहे हैं। इंडक्शन तो होना तय था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो यहां माइनस माइनस आएगा, लेकिन उस नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कितना आएगा वो भी हम बता पा रहे हैं। तो ये माइनस क्यू और ये चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू। तो यानी अगर आपने चार्ज सेंटर सी पर रखा हो, चाहे थोड़ा साइड में रखा हो, लेकिन इस क्यू के कारण जो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज इंडक्शन के बतौर यहां पर आया है। मान लो अब हम ये जानना चाहें कि ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। जैसे माइनस क्यू है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। और ये प्लस क्यू जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो इस वाले केस में तो हम सिमेट्री से बता सकते हैं कि चार्ज क्यू यहां रखा हुआ है अगर, तो ये माइनस, यहां से हर पॉइंट की डिस्टेंस एक जैसी है, इस कारण से ये जो माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये यूनिफॉर्म रहा होगा। और ऐसे ही बाहर वाली सरफेस यूनिफॉर्म है, इसलिए इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म रहा होगा। लेकिन हमने सिर्फ इसी तरीके से नहीं बताया है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा। इसके लिए एक और तरीका है, एक तरीका है जिसको प्रॉपर्ली हम यूज करेंगे। उसके पहले यहां पर भी देखें कि इसकी इनर सरफेस का नाम मान लो S1 दें और आउटर सरफेस का नाम S2 दें। तो इसकी इनर सरफेस पर ये माइनस क्यू जो है, माइनस क्यू, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा माइनस क्यू का। तो अब की बार ये सेंटर पे नहीं है, साइड में है, इसके कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इसके कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो सेम बनेगा या अलग अलग बनेगा। ये वाला पॉइंट सरफेस का, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगा, इसलिए इस माइनस क्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होगा। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनर सरफेस पर। और आउटर सरफेस पर यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो इसकी आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए हम इस बात का यूज नहीं कर रहे हैं कि ये एक स्फीयर है और आउटर सरफेस सिमेट्रिकल है इसलिए यूनिफॉर्म हो जाएगा, या इस बार ये सेंटर पे नहीं है, साइड में है, तो इसलिए यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसके लिए क्या तरीका यूज करते हैं वो देखते हैं अभी। वैसे इसकी आउटर सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस क्यू नॉन यूनिफॉर्म है तो यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ यूनिफॉर्म क्यों हुआ वो देखते हैं अभी अपन नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर अभी अपन ने यहाँ चार्ज क्यू दिया तो यहाँ पर चार्ज कैसा आया, माइनस क्यू, और यहाँ चार्ज कैसा आया, प्लस क्यू। ये जो कंडक्टर है ये हमने सेंटर पे रखा है अभी। ये जो कंडक्टर है ये चार्ज क्यू रखने के पहले न्यूट्रल था और अभी भी न्यूट्रल है। माइनस क्यू और प्लस क्यू का टोटल मिलाकर के वैल्यू जीरो है। इसकी इनर सरफेस को हम S1 कह रहे हैं, आउटर सरफेस को हम S2 कह रहे हैं। ये जो सरफेस है इसका इनर पार्ट S1, ये जो सरफेस है इसका आउटर पार्ट S2। ये क्यू सेंटर की जगह थोड़ा साइड में होता है, यानी यहां पर होता तो भी यहाँ इंडक्शन से माइनस क्यू चार्ज आता, क्योंकि समेशन क्यू इनको जीरो होना है, तो यहाँ क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू होगा। और ये टोटल मिलाकर के कंडक्टर जो है वो न्यूट्रल था और न्यूट्रल आगे ही रहने वाला है, क्योंकि इससे बाहर तो कोई चार्ज गया नहीं है, इसलिए जितना माइनस क्यू यहाँ आया उतना ही प्लस क्यू यहाँ पर चला गया। अब मान लो अपन अपनी तरफ से एडिशनल कुछ चार्ज क्यू और देते हैं इसको। ये जो कंडक्टर है इसके सेंटर पे चार्ज रखा है, माइनस क्यू आया, यहाँ प्लस क्यू आया। अब हम अपनी तरफ से कुछ क्यू चार्ज और दे रहे हैं इसको, तो उस क्यू में से कितना चार्ज अंदर वाली सरफेस पर आएगा और कितना चार्ज बाहर वाली सरफेस पर आएगा। तो ये जैसे चार्ज क्यू था सेंटर पर ऑलरेडी, और यहां पर माइनस क्यू था और ये प्लस क्यू था। अब मान लो इस क्यू में से कुछ Q1 आ गया, यहां पर बचा हुआ बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर अपन यहां पर एक क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस बनाए, यानी गाउसियन सरफेस बनाए, तो बताओ इस गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पर E जीरो है क्या? इसका मतलब E डॉट ds जीरो है, इसका मतलब समेशन क्यू इनको जीरो होना चाहिए। अब समेशन क्यू इनको अगर जीरो होना चाहिए तो इसका मतलब आपने जो भी चार्ज दिया वो क्यू, उसमें से कुछ भी यहां नहीं आ सकता, वरना समेशन क्यू इनके से जीरो होगा। तो सारा का सारा चार्ज क्यू जो है वो इसकी आउटर सरफेस पर आ गया। तो ये चार्ज क्यू आप सेंटर पर रखो चाहे थोड़ा साइड में रखो, समेशन जीरो होने के लिए, समेशन क्यू इन जीरो होने के लिए जितना क्यू यहाँ आया उतना माइनस क्यू यहाँ आया, उतना माइनस क्यू आया उतना प्लस क्यू यहाँ गया। और अगर उसके बाद भी आपने एडिशनल कुछ चार्ज दिया तो चूंकि यहाँ ऑलरेडी समेशन क्यू इन जीरो है, इसलिए बाहर वाली सरफेस पर ही वो चार्ज प्लस क्यू आया है। तो इनर सरफेस पर चार्ज कैसा आना है और बाहर वाली सरफेस पर चार्ज कैसा आना है, इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब यह है कि अंदर के चार्ज का, ये कंडक्टर है, अंदर के चार्ज का बाहर यानी यहां पर अंदर के चार्ज कौन है, जैसे नाम दे दिया मैंने चार्ज का, सेंटर पे क्या चार्ज क्यू रख दिया, इंडक्शन से माइनस क्यू आया, उसके इंडक्शन से टोटल मिलाकर के न्यूट्रल कंडक्टर था इसलिए माइनस क्यू आया तो यहाँ प्लस क्यू हो गया, और न्यूट्रल कंडक्टर था माइनस क्यू तो प्लस क्यू हो गया, और यहां एक अलग से हवा में चौथा चार्ज रखा हुआ है, तो सेंटर पे कुछ चार्ज क्यू दिया अपन ने, उससे माइनस क्यू आया, माइनस क्यू से प्लस क्यू आया, टोटल मिलाकर न्यूट्रल था इसलिए, और अलग से चौथा चार्ज क्यू यहां पर हमने रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब यह है कि अंदर के चार्ज का बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी रिजल्टेंट इफेक्ट नहीं होता है, और ऐसे ही बाहर के चार्ज का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी रिजल्टेंट इफेक्ट नहीं होता है, नेट इफेक्ट जीरो होता है। इंडिविजुअल इफेक्ट वली से आए पर नेट इफेक्ट जो है वो जीरो होता है। इंडिविजुअल इफेक्ट मतलब जैसे चार्ज है, यहां कंडक्टर रखा अपन ने, तो इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तभी तो यहां माइनस प्लस बना, और फिर ई इंड्यूस आकर के और नेट ई जीरो हुआ, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आया लेकिन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। जैसे प्रॉपर्टी थी वैसे ही एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रॉपर्टी है। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रॉपर्टी? कि ये जो चार्ज हैं वो इस कंडक्टिंग मटेरियल से घिरे हुए हैं, कवर्ड हैं, इनसाइड द कंडक्टर है, और इस इनसाइड द कंडक्टर में हमने इन चार्ज का नाम दे दिया 1 and 2, जो सेंटर पे रखा था Q, और ये माइनस क्यू वाले को 2, इसको हमने 3 नाम दे दिया, इसको हमने 4 नाम दे दिया। तो अगर आप पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात कर रहे होंगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1 और 2 ही जिम्मेदार होंगे। 3 और 4 का मिलाकर के, 3 और 4 का मिलाकर के नेट इफेक्ट अंदर यहां ए पर जीरो आएगा, और ऐसे ही 1 और 2 का मिलाकर के यहां बी पर, बी मतलब जनरल पॉइंट, यहां कोई सा पॉइंट ले लो, तो 1 और 2 का मिलाकर के यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इफेक्ट जीरो आएगा। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? अंदर के चार्ज का बाहर कोई नेट इफेक्ट, रिजल्टेंट इफेक्ट नहीं होता है, ऐसे ही बाहर के चार्ज का अंदर कोई भी रिजल्टेंट इफेक्ट नहीं होता है, नेट इफेक्ट नहीं होता है। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। तो जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट बी, ये बी वाला पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको लिखना है बी पर तो वो किस किस के कारण लिखा जाएगा? वैल्यू नहीं लिख रहे हैं अभी, किसके कारण लिखा जाएगा जानना चाह रहे हैं। ये जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रॉपर्टी पढ़ी है ये थ्योरेटिकली बेस्ड है और इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ध्यान रखनी रहेगी आपको। फिर से सुन सकते हैं, अंदर के चार्ज का बाहर कोई नेट इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कोई जनरल पॉइंट बी पर 3 4 का तो आएगा लेकिन 1 2 का नहीं आएगा, और ऐसे ही बाहर वाले पॉइंट पर अंदर वाले चार्ज का इफेक्ट नहीं आएगा, और अंदर वाले पर जैसे ए के लिए देखें तो 1 2 का तो आएगा लेकिन 3 4 का नहीं आ रहा होगा। तो जैसे आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी का इफेक्ट, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट 1 2 3 4 में से किस किस के कारण आएगा, आपको नाम लिखना है, लाइक 1 2 या 3 4 या 1 2 3 4। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 8 ए पर किस किस के कारण इफेक्ट आएगा, ऐसे ही पोटेंशियल 8 बी पर किस किस के कारण इफेक्ट आएगा, और ऐसे ही पोटेंशियल 8 ए पर किस किस के कारण इफेक्ट आएगा। उन पॉइंट्स के नाम लिखने हैं आपको सोच करके, 1 2 3 4 ऐसे इस तरह से। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, बी पर किस किस के कारण इफेक्ट आएगा? तो ये क्या क्या बना, ये बना 3 and 4। क्यों? क्योंकि यहां पर अंदर के चार्ज का कोई नेट इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। ऐसे ही ए पर बताओ तो क्या आएगा, ये वाला ये आएगा 1 and 2, क्योंकि अंदर के किसी पॉइंट पर बाहर के चार्ज का कोई नेट इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। अब पोटेंशियल 8b देखना है अपने को, तो बी पर पोटेंशियल के लिए देखो कि कौन कौन जिम्मेदार है बी पर पोटेंशियल के लिए। तो बी पर पोटेंशियल के जो जिम्मेदार हैं वो हैं 3 and 4। 3 and 4 किस तरह से हैं 3 and 4 जिम्मेदार बी के लिए? इनफाइनाइट से जब हम बी पर आएंगे तो हमें जिनके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा
वो है कौन, 3 and 4। इनफाइनाइट से आने के दौरान क्या हमें 1 and 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा? यहां किसी पॉइंट पर क्या हमें 1 और 2 का नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट मिलेगा? नहीं, क्योंकि अंदर के चार्ज का बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इफेक्ट 0 होता है। तो इसलिए सिर्फ 3 and 4। एंड द लास्ट वन, पोटेंशियल एट पॉइंट ए लिखना है अगर आपको, तो ए पर पोटेंशियल के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो क्या बना, 1, 2, 3 and 4। चारों कैसे आए? 1, 2, 3, 4 चारों कैसे? किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कैसे डिफाइन करते हैं अपन? इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली लाने में किया गया वर्क डन। तो जब आप ए तक आओगे तो आना तो इनफाइनाइट से ही है, तो इनफाइनाइट से जब चल करके आओगे तो रास्ते में भी यहां पर हो जब, तब 3 and 4 के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे होंगे। यहां तक 3 and 4 के अगेंस्ट, अभी तक 1, 2 के अगेंस्ट वर्क डन नहीं किया। यहां के बाद यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। और यहां से लेकर के और ए तक आने पर 1 और 2 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंदर के किसी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल लिखना है तो चूंकि हम इनफाइनाइट से चल करके आए हैं तो हमें बाहर और अंदर दोनों का इफेक्ट रहा होगा। इस कारण से जब हम पोटेंशियल लिखेंगे ए पर तो वो 1, 2, 3, 4 चारों के कारण लिखेंगे। अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि जैसे भी अपन ने ये सवाल देखा था कि एक कंडक्टर ऐसे हैं और चार्ज क्यू सेंटर पे नहीं होकर के साइड में है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? इनर सरफेस पर चार्ज कितना आया, -Q, और आउटर सरफेस पर चार्ज कितना आया, +Q। तो इनर सरफेस को अगर अपन S1 कहें और आउटर सरफेस को हम S2 कहें तो S1 पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा और S2 पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? तो S1 पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये सेंटर पे होता तो -Q सिमेट्रिकल वाली पोजीशन होती तो यूनिफॉर्म होता, और अगर ये सेंटर पे नहीं है साइड में है तो S1 पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म। अब बाहर वाला जो +Q है, बाहर वाला जो +Q है तो ये स्फेरिकल, लेकिन और रेडियस b है, लेकिन -Q का डिस्ट्रीब्यूशन किसी ने सोचा कि नॉन यूनिफॉर्म हुआ है तो इसलिए शायद यहां नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। नहीं, अंदर के चार्ज का तो बाहर कोई नेट इफेक्ट आता ही नहीं है, इसलिए इन दोनों का मिलाकर यहां इफेक्ट ही नहीं है कुछ। इसलिए ये जो +Q है, ये वाला +Q, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ? यूनिफॉर्म। U फॉर यूनिफॉर्म है ना, NU नॉन यूनिफॉर्म, U यूनिफॉर्म। तो इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ कि अंदर के चार्ज का बाहर तो कोई नेट इफेक्ट है ही नहीं, इस कारण से। अच्छा, अब इसमें बताओ, इस वाले में यहां Q सेंटर पे रखा हुआ है, ये इनर सरफेस है, इसको अगर अपन S1 नाम दें, ये आउटर सरफेस है, इसको अगर अपन S2 नाम दें, तो S1 और S2 पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह का हो रहा होगा? कंडक्टर है, न्यूट्रल लिखा हुआ है। और अब यहां पर आपको बताना है कि S1 वाली सरफेस पर और S2 वाली सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ये Q कहां रखा हुआ है? सेंटर पे, तो इसलिए ये सिमेट्रिकल पॉइंट हो गए, इसलिए इस -Q का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्म। ये स्फीयर जो है, स्फीयर है b रेडियस का, सिमेट्रिकल तो है, अंदर के चार्ज का बाहर कोई इफेक्ट भी नहीं होता, लेकिन यहां बाहर खुद ही एक चार्ज प्रेजेंट है, इसके कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ रहा होगा। तो वो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहां पर, वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नॉन यूनिफॉर्म बना देगा। तो जो आउटर सरफेस है S2, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। तो आउटर, अगर ये Q नहीं होता, इसे हटा लो यहां से, तो इसको हटालोगे अगर यहां से, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ये वाला यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अभी ये Q यहां है, इसने इस S2 सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसा बना दिया? नॉन यूनिफॉर्म। इसकी विड्थ कितनी है इसका फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी विड्थ कितनी ही कम हो, लेकिन अंदर के चार्ज का बाहर और बाहर के चार्ज का अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं। विड्थ कितनी कम हो, जरा सा हो, जैसे सोडियम है, सोडियम 23 ग्राम का है, 23 ग्राम का तो 1 मोल, 1 मोल में 10 की पावर 23 एटम। अब 23 ग्राम की जगह आप 23/1000 ग्राम ले लो, 23/1000 ग्राम, 23/100 0.23 हुए तो 0.023 ग्राम, इतना सा जरा सा, तो भी उसमें 10 की पावर 20 एटम होंगे, यानी 10 की पावर 20 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जरा से कंडक्टर में ह्यूज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि ये थिकनेस तो ठीक ठाक है ना, कितनी कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम इसका यूज भी करते हैं, जैसे हमारे पास एटीएम कार्ड होता है, तो उस एटीएम कार्ड में क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, तो मैग्नेटिक स्ट्रिप में हमारी इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक बार कोड के फॉर्म में होती है। अब अगर अपन उस एटीएम कार्ड को कहीं भी रख दें, जैसे टीवी के ऊपर रख दिया, टेलीफोन के साथ रख दिया, तो
आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वो उसको अफेक्ट कर सकता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकता है। तो उसको बचाने के लिए क्या करें, हर वक्त हम उसको बचा के रख नहीं सकते कि कवर करके रखें। तो उसके लिए जो कंपनी एटीएम कार्ड बनाती है वही उस पर मेटल की पॉलिश कर देती है। तो मेटल की पॉलिश बिल्कुल बारीक, जैसे पेंट कराते हैं अपन वैसे के वैसे ही मेटल की पॉलिश कर देती है। यानी थिकनेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम, लेकिन फिर भी अंदर वाले इंफॉर्मेशन का जो है प्रोटेक्शन हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की मदद से। यानी अंदर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है उनका प्रोटेक्शन हो रहा है कि अगर वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में भी आया तो उस इंफॉर्मेशन को कोई फर्क ना पड़े। तो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? अंदर के चार्ज का बाहर, ध्यान दें मैं ऐसा बोल रहा हूं, नेट इफेक्ट नहीं होता है। इंडिविजुअल इफेक्ट के लिए मना नहीं किया है। इंडिविजुअल इफेक्ट तो जैसे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 है तो इस क्यू के कारण यहां जितना होगा इसके कारण उतना ही माइनस में यहां हो जाएगा, ताकि नेट मिलाकर के इफेक्ट 0 बने। जैसे इस पेन को मैं दोनों तरफ से खींच रहा हूं, अब आपको इसका एक्सेलरेशन 0 नजर आ रहा है। अब अगर इसका एक्सेलरेशन 0 आपको नजर आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? दोनों तरफ से हो सकता है मैंने इक्वल इक्वल फोर्स लगाया हो तो 0 नजर आ रहा हो, या दोनों 0 0 हो तो 0 नजर आ रहा हो। तो यानी इन दोनों का इफेक्ट यहां रहा हो सकता है लेकिन इंडिविजुअल, लेकिन नेट इफेक्ट जो है वो 0 होगा। तो अंदर के चार्ज का बाहर, बाहर के चार्ज का अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसको फेराडे ने फेराडेस केज एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव करके दिखाया, प्रैक्टिकली फेराडेस केज एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव करके दिखाया प्रैक्टिकली कि अंदर के चार्ज का बाहर या बाहर के चार्ज का अंदर इफेक्ट नहीं होगा। तो अभी तो ये चारों पॉइंट देख लें आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में जो फेराडेस केज एक्सपेरिमेंट था, जो एक्सपेरिमेंटली फेराडे ने प्रूव किया ये बताने के लिए कि अंदर के चार्ज का बाहर और बाहर के चार्ज का अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसके लिए उसने एक पिंजरा बनाया, केज बनाया और लेबोरेटरी में रखा उसको, और लेबोरेटरी में इस तरह की व्यवस्था रखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जितना चाहे उतना बढ़ाया जा सके। और बढ़ा करके प्रूव करना चाहता था वो कि अंदर के चार्ज का बाहर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो केज है वो मेटल से बनाया हुआ है, कंप्लीटली कवर्ड मेटल से बनाया हुआ है। और अंदर के चार्ज का बाहर कोई इफेक्ट नहीं आना है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भी बढ़ा लो। उसके पहले एक वैल्यू बताता हूं मैं आपको कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ शब्द है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कोई भी मटेरियल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है। नॉन कंडक्टिंग चीजें हैं यहाँ पे। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इसको 3 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मिलीमीटर भी लिख सकते हैं आप, या 300 वोल्ट पर 0.1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एयर में 2 पॉइंट जो एक दूसरे से 1 मीटर की सेपरेशन पर हो और पोटेंशियल डिफरेंस 3 इंटू 10⁶ वोल्ट का लगा दे आप, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की जो एयर है वो आयनाइज हो जाएंगी, वो आयन में कन्वर्ट हो जाएंगी। कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो हो पाता है? क्योंकि वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हवा में क्यों नहीं फ्लो होता है? हवा में फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं। बैटरी में कैसे फ्लो हो पाता है? बैटरी में आयन्स प्रेजेंट होते हैं। तो रबड़ में, प्लास्टिक में या हवा में करंट इसलिए फ्लो नहीं होता है क्योंकि वहां चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन या आयन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। क्या हम हवा में करंट फ्लो करा सकते हैं? हाँ। कैसे करा सकते हैं? 2 पॉइंट के बीच में अगर आप इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो एयर का आयनाइजेशन हो जाएगा, हवा में करंट फ्लो हो पाएगी। कितना? अमाउंट ज्यादा है, 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। 2 पॉइंट जो एक दूसरे से 1 मीटर की सेपरेशन पर हो और पोटेंशियल डिफरेंस उन 2 पॉइंट के बीच का 3 इंटू 10⁶ वोल्ट हो। यदि डिजिट को थोड़ा छोटा करें अपन तो 3000 हजार कम कर दो ऊपर से और नीचे से, तो नीचे से 1 मीटर को 1000 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1000 नीचे से कट गया तो 3000 वोल्ट पर 1 मिलीमीटर, या 1 जीरो और कम कर देते हैं तो 300 वोल्ट पर 0.1 मिलीमीटर। तो 2 पॉइंट के बीच की सेपरेशन अगर 0.1 मिलीमीटर है और उन दोनों के बीच में 300 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो उन दोनों पॉइंट के बीच की एयर का आयनाइजेशन हो जाएगा, वहां आयन बन जाएंगे, करंट फ्लो हो पाएगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में।
जैसे आपने खंबे पे स्पार्किंग वगैरह देखी हो तो वहां पर ऐसा ही हो रहा होता है कि अगर कोई तार टूट गया हो और दो तार के बीच का जो गैप है वो इस तरह से हो कि वहां पे उस गैप में पोटेंशियल डिफरेंस इस ऑर्डर का अवेलेबल हो, इससे ज्यादा अवेलेबल हो पर कम से कम इतना अवेलेबल हो। तो यानी दोनों तार के बीच की दूरी अगर 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर बहुत छोटा है हालांकि, पर दोनों तार के बीच की दूरी अगर 1 मिलीमीटर है और 3000 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, 0.1 पर 300, 1 मिलीमीटर पर 3000 वोल्ट, तो उन दोनों तार के बीच की जो एयर है उसका आयनाइजेशन हो जाएगा और वो करंट हवा में फ्लो हो पाएगा, और वो हवा में फ्लो होने वाला करंट को हम स्पार्किंग बोल रहे होते हैं कि खंबे पे स्पार्किंग हमें दिख रही है। बादल में भी ऐसे ही, बादल जो हैं वो डायपोल बना रहे होते हैं। बादल पानी के बने होते हैं, पानी डायपोल बनाते हैं। तो एक बड़ा बादल जब किसी जगह पर होता है तो वहां पर खूब सारे पानी के डायपोल होते हैं। वो डायपोल जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस कर गया तो वहां की एयर का आयनाइजेशन कर देता है। वहां एयर में आयन बन जाते हैं, वो आयर बिजली के फॉर्म में आगे चल रहे होते हैं और अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं। अब अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं तो वो कंडक्टिंग पाथ तलाश करते हैं। तो अगर रास्ते में कंडक्टिंग पाथ है, यानी जैसे जमीन पर मान लो कि एक जगह तो नॉन कंडक्टिंग पार्ट है, एक जगह आप खड़े हो, तो वो जो यहां से बिजली कड़कती हुई आ रही थी उसको ये और जमीन वाला ऑप्शन है तो आप में से होकर के चला जाएगा। इसीलिए बड़ी बिल्डिंगों वगैरह में आपने देखा होगा कि छत पर क्या करते हैं कि छत पर एक लोहे का डंडा और लगा के रखते हैं और इसको अर्थ करके रखते हैं। तो अर्थ करके रखने से क्या होता है कि बिजली कड़कती हुई आ रही हो अगर, तो क्या होता है कि तड़ित चालक हिंदी में इसको कहते हैं। तो ये जो वायर लगा हुआ होता है मेटल का, तो ये इसको हवा वाला पाथ अवेलेबल है और एक मेटल वाला पाथ अवेलेबल है, तो इसमें चला जाता है और यहां से अर्थिंग हो रही होती है तो वो अर्थ में चला जाता है। तो जहां पर आसपास कंडक्टिंग पाथ हो उसमें से होकर के चला जाता है। तो इस तरह से खेत वगैरह में तो क्या है कि आसपास अगर थोड़ी सी डिस्टेंस में कुछ लोहे की चीज नहीं हो तो आप देखते होंगे कि खेत वगैरह पे बिजली गिरने की, जो लाइट गिरने की जो घटना है वो ज्यादा हो रही होती है। तो एयर का ब्रेकडाउन भी जो है वो पॉसिबल है, एयर में भी आयनाइजेशन पॉसिबल है। हालांकि नॉर्मल घटना नहीं है, इजीली होने वाली घटना नहीं है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। लेकिन एयर को भी आयनाइज किया जा सकता है, ऐसे ही प्लास्टिक को भी, रबड़ को भी आयनाइज किया जा सकता है। उसके लिए 18 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो आपकी जो चप्पल है वो भी करंट का कंडक्शन करना शुरू कर देगी, लेकिन उसके लिए इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा 18 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो डेली लाइफ में तो ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक में, रबड़ में ऐसे करंट फ्लो भी करा दोगे तो वो पहले हवा में फ्लो होने लग जाएगा, तो हम में से होकर ही जाने लग जाएगा। तो डेली लाइफ में तो हम ऐसा यूज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एयर का, रबड़ का, इनका आयनाइजेशन पॉसिबल है। इसी एक्सपेरिमेंट को इसी हिसाब से मेटल में भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आर पार जा पाएगा नहीं जा पाएगा, उसके लिए फेराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया, फेराडेज केज एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं, ये बताने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का इफेक्ट बताने के लिए कि अंदर के चार्ज का बाहर या बाहर के चार्ज के अंदर रिजल्टेंट इफेक्ट नहीं होता है, के लिए उसने, फेराडे ने क्या किया, एक केज लिया, उस केज में वो खुद जाकर के बैठा, अपने असिस्टेंट को बाहर रखा, उससे कहा कि तुम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाना, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता बढ़ता इनको भी पार कर गया, एयर के ब्रेकडाउन को, रबड़ के ब्रेकडाउन को, तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी जीवित वापिस लौट आया। तो इसका मतलब अंदर का बाहर या बाहर का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई नेट इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट वाटर से बना है, वाटर डायपोल बनाता है, और डायपोल अगर एक्सटर्नल फील्ड में हो तो फिर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस पर डायपोल, उसकी बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता और वो टकरा टकरा करके अंदर मर जाता। लेकिन उसे यकीन था कि बाहर के चार्ज का अंदर या अंदर के चार्ज का बाहर इफेक्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग रहती है, इसलिए वो खुद अंदर गया, असिस्टेंट बाहर रखा, वरना वो असिस्टेंट को अंदर भेज देता और फिर नाम हो जाता फेराडेज असिस्टेंट केज एक्सपेरिमेंट, है ना। तो खुद को यकीन था कि भाई अंदर के चार्ज का बाहर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इस कारण से वो खुद अंदर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हर लिमिट तक बढ़ा करके देख लिया, फिर भी उसको अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ किया तो वो इजीली, सेफली बाहर आ गया। इसका मतलब नेट बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब यह है कि बाहर के चार्ज का अंदर या अंदर के चार्ज का बाहर कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी जो हमने भी यहां बनाया कि ये है कंडक्टर अगर, और यहां कोई चार्ज रखा है तो उसका यहां अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, या यहां कोई चार्ज है तो यहां पर उसका कोई नेट इफेक्ट नहीं आएगा। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में इसकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, और सेंटर C है। एक पॉइंट A यहां सिलेक्ट किया हुआ है, B यहां सिलेक्ट किया हुआ है, और D यहां सिलेक्ट किया हुआ है, और अभी कहीं कोई चार्ज नहीं है, अब रखेंगे चार्ज। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
डायरेक्शन के साथ बताना चाहो तो बता सकते हो। एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, बी एंड डी। सवाल क्या है फिर उसके बाद, इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू, इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू है ना, पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर सी। तो सेंटर पे पॉइंट चार्ज हमने रख दिया, तो चलो रखते हैं यहां पे पॉइंट चार्ज। अब जैसे यहां पॉइंट चार्ज रखेंगे तो यहां कैसे ज्यादा जाएगा, माइनस क्यू, और यहां बाहर कैसे ज्यादा जाएगा, प्लस क्यू। अब डिस्टेंसेस के लिए लिखा हुआ है यहां पे कि अगर आपको जरूरत पड़े तो सी ए, सी बी, सी डी डिस्टेंस ले सकते हैं। इस सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो मेथड से निकालेंगे। पहला यह है कि इसको कंडक्टर की तरह ही मानते हुए, और दूसरा इसका इक्विवेलेंट इफेक्ट नॉन कंडक्टर की तरह से मानते हुए। इक्विवेलेंट इफेक्ट नॉन कंडक्टर की तरह मानते हुए मतलब जैसे अभी अपन ने एक थोड़े टाइम पहले एक सवाल किया था कि कंडक्टर है, तो इसको इक्विवेलेंटली अपन ने एक होलो स्फीयर मान लिया था। अगर आपको याद हो कि यहां चार्ज क्यू रेडियस आर है अगर, तो हमने कहा था कि इसका जो आंसर आ रहा है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का या पोटेंशियल का, यह आंसर ठीक वैसे ही है जैसे इस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को इक्विवेलेंटली होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह से आप मान लें। होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इन दोनों के आंसर एक जैसे आ रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, ये है कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, और यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। ऐसे ही पोटेंशियल वगैरह लिखना चाहें बाहर के क्यू बाई स्मॉल आर, यहां के पोटेंशियल के लिए लिखना चाहें तो यहां पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, तो यहां भी वो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई कैपिटल आर। तो हमने क्या जाना था, एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को इक्विवेलेंटली आप होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह से मान सकते हैं। ऐसे ही यहां भी इसको हम सवाल करेंगे। पहले हम इसको पूरी तरह से कंडक्टर की तरह से करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको इक्विवेलेंटली नॉन कंडक्टर मान के भी करेंगे। और जब हम देखेंगे दोनों आंसर एक जैसे आ रहे हैं, तो फिर दोनों में से क्या ज्यादा फायदेमंद है वो भी देखेंगे। तो पहले निकालते अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर कंडक्टर की तरह मानते हुए ना, कंडक्टर तो है ही लेकिन इक्विवेलेंट इफेक्ट नहीं मानते हुए, सिर्फ एक्चुअल जो सिचुएशन है वही मानते हुए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ए लिखना है अपने को। तो किस किस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पर, तो तीन जने हैं, क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तीन जने हैं। तीन में से बाहर के चार्ज का अंदर कोई नेट इफेक्ट नहीं होता है। तो बताओ इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इस वाले क्यू के कारण क्या बनेगा, वो बनेगा के क्यू अपॉन सी ए स्क्वायर और डायरेक्शन सी ए केप। ये जो माइनस क्यू है इसका कितना बनेगा, ये माइनस क्यू क्या है, ये इसके सरफेस पर चार्ज है। कहां पर है, सिर्फ सरफेस पर। एक होलो स्फीयर जो होता है उस पर भी जो चार्ज होता है वो सरफेस पर ही होता है, और होलो स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। सरफेस पर चार्ज के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। तो ऐसे ही यहां पर बताओ ये माइनस क्यू चार्ज कहां पर है, इसके सरफेस पर। इस चार्ज के कारण अंदर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो, सिर्फ इस माइनस क्यू के कारण। क्यों, ये क्या है, ये एक होलो स्फीयर है, इसकी इनर सरफेस, ये वाला पार्ट, ये क्या है, होलो स्फीयर। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका माइनस क्यू का, यूनिफॉर्म। कैसे पता, ये क्यू सेंटर पे रखा हुआ है, क्यू अगर सेंटर की जगह साइड में रखा होता तो, सेंटर की जगह साइड में रखा होता तो माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता, और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ए पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता पाते। इसलिए हमसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इस क्वेश्चन में तो सेंटर पे रखा है चार्ज, ताकि इस माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, यूनिफॉर्म। और अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो एक होलो स्फीयर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो इस माइनस क्यू के कारण बताओ पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, जीरो। और इस बाहर वाले प्लस क्यू कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, फैराडे वाले एक्सपेरिमेंट से हमने बता दिया कि बाहर के चार्ज के अंदर कोई नेट इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए ये भी कितना हो गया, जीरो। तो टोटल मिलाकर आंसर कितना बना, के क्यू अपॉन सी ए स्क्वायर इंटू सी ए केप। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी लिखना है, तो बी पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो वो जीरो हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखना है अगर डी पर, तो डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, डी वाले पॉइंट पर कंडक्टर की तरह से लिख रहे हैं, तो अंदर के चार्ज का बाहर कोई नेट इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इस क्यू और माइनस क्यू का यहां पर इफेक्ट कितना आ गया, जीरो आ गया। तो बचा कौन, ये प्लस क्यू।
ये प्लस क्यू बचा, तो इस प्लस क्यू के लिए ये डी पॉइंट कहां है, बाहर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म स्फीयर के लिए बाहर वाले पॉइंट के लिए इसको उठा के कहां रख सकते हैं, सेंटर पे। तो इस पॉइंट चार्ज, इस वाले चार्ज के कारण, इस वाले के कारण डी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इन दोनों का मिला करके तो इफेक्ट जीरो आ गया टोटल मिला करके। और इस वाले कारण कितना आया, ये आया के क्यू अपॉन सी डी स्क्वायर और सी डी कैप। ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ऐसे ही पोटेंशियल की वैल्यू निकालें अपन, तो पोटेंशियल निकालें ए पर, सबसे पहले बाहर वाले पॉइंट पर निकाल लेते हैं डी पर। डी पर जो पोटेंशियल है वो क्या बनेगा, डी पर पोटेंशियल, डी पर पोटेंशियल बताना है अपने को। तो बताओ बाहर वाले चार्ज पे पोटेंशियल किसी कारण आएगा, सिर्फ बाहर वाले कारण, इन दोनों को इफेक्ट नहीं आएगा। कौन कौन जिम्मेदार होंगे, केवल ये वाला चार्ज। इस वाले के लिए, डी के लिए इसे उठा के कहां रख दें, सेंटर पे। तो क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन सी डी, डी वाले पॉइंट पर। ऐसे ही ए वाले पॉइंट, बी वाले पॉइंट पर लिखना है अपने को, बी वाले पॉइंट पर पोटेंशियल। तो देखो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, क्या वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, हाँ, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहां से यहां तक आने के लिए कोई वर्क डन करना पड़ेगा हमको, नहीं करना पड़ेगा। तो जो डी का यहां का सरफेस का पोटेंशियल, वही यहां का पोटेंशियल। तो सरफेस का इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बनेगा। तो इनफाइनाइट से जब यहां तक आए हैं अपन इस वाले पॉइंट तक, तो हमें सिर्फ इसी चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा था। तो यही इसी सरफेस के इसी चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा था। तो यहां वाले पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो कितना बन जाएगा, इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे दें अगर अपन, जी नाम दे दिया, तो जी वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के क्यू अपॉन आर टू। और ऐसे ही ये देखो कि बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना बन जाएगा, जितना जी का उतना बी का, क्योंकि वहां से वहां तक कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा अपने को। तो ये बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। ऐसे ही अब अगर अपने को ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो ए वाले पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो किस किस के कारण आएगा, तो यहां अंदर तो सभी कारण आएगा, बाहर वाले के चार्ज के कारण और अंदर वाले चार्ज के कारण। तो कैसे लिखेंगे, ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है अगर अपने को, वी ए इज इक्वल टू, ए का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं अपन। तो पहले इस क्यू वाले कारण, इस वाले चार्ज के लिए बताओ ये ए पॉइंट कहां पर है, अंदर। तो अंदर वही पोटेंशियल होगा जो उसकी सरफेस पर होगा, यानी के क्यू बाय आर टू। इस वाले माइनस क्यू कारण ये ए पॉइंट कहां है, अंदर, तो वही पोटेंशियल होगा जो उसकी सरफेस पर होगा, यानी के माइनस क्यू बाय आर वन। ये क्या है माइनस क्यू, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, जो उसकी सरफेस पर होता है। और क्या बचा रह गया, ये सेंटर पर रखा पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल आएगा, के क्यू अपॉन सी ए। ये जो हमने आंसर निकालने हैं, ये आंसर मैंने इसको कंडक्टर की तरह मानते हुए निकालने हैं। अब इसी को इक्विवेलेंट इफेक्ट मानते हुए निकालें अगर अपन, होलो स्फीयर की तरह से मानते हुए निकालें, तो क्या इसका वही आंसर आने वाला है। तो देखते हैं इसको, इक्विवेलेंट इफेक्ट बना करके देखते हैं इसका अपन। तो इक्विवेलेंट इफेक्ट का मतलब क्या है, इसको अपन इक्विवेलेंटली होलो स्फीयर की तरह मान ले। तो कैसे मानेंगे इसको इक्विवेलेंट इफेक्ट होलो स्फीयर की तरह, ये एक होलो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, ये भी एक होलो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, तो कॉन्सेंट्रिक तो है ही है। लेकिन कैसे होलो स्फीयर माने हैं अपन ने, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर हमने इनको मान लिया, ये है सेंटर सी, और ये वाला पॉइंट है ए, और ये वाला पॉइंट है बी, और ये वाला पॉइंट है डी। यहां से हमने मटेरियल मिटा दिया। एक तरह से यूं सोच सकते हो कि यहां से हमने मटेरियल मिटा दिया और इक्विवेलेंटली बन गया। जैसे एक सॉलिड स्फीयर है ऐसे, तो इक्विवेलेंटली इसको अपन ने ऐसे होलो स्फीयर की तरह बना दिया। तो यहां से हमने मटेरियल मिटा दिया। क्यों मिटा दिया, ये बताने के लिए कि भाई कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो या मटेरियल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसका चार्ज क्यू रेडियस आर है, तो इसकी जो भी वैल्यूज हमने लिखी वो सारी नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर जैसी थी। इवन सेल पोटेंशियल एनर्जी भी हमने लिखी थी, तो इसकी हमने के क्यू स्क्वायर बाय 2r लिखी थी। तो इसका मतलब कुल मिलाकर हमने क्या जाना कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को हम किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह से। कैसे लिख सकते हैं,
अलग अलग पॉइंट पर जो वैल्यूज निकाल करके देख रहे हैं अपन, जैसे सेंटर है तो अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू निकाल करके देख रहे हैं, तो इसका आंसर एक जैसा आ रहा है। इसलिए हमने कहा ऐसा करो, यहां से मटेरियल मिटा दो, ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका मटेरियल मिटा दो, तो ये होलो स्फीयर की तरह बन जाएगा। ऐसा कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? इससे क्या है कि जैसे ही नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनता है ना, वैसे हमें थोड़ा डर लगना कम हो जाता है कि अच्छा नॉन कंडक्टर है, अच्छा आंसर आसानी से बता सकते हैं। हालांकि होलो स्फीयर जो है वो कंडक्टिंग हो चाहे होलो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों के आंसर एक जैसे होते हैं, क्योंकि चार्ज दोनों के ही सरफेस पर होता है, तो इसलिए आंसर तो एक ही जैसे होते हैं। लेकिन फिर भी नॉन कंडक्टर बोलने से थोड़ा हमें आसान लग रहा होता है। तो ऐसे ही हम क्या करना चाह रहे हैं कि जैसे हमने इसके आंसर कंडक्टर मान करके लिखे हैं ऐसे, वैसे ही हम इसका इक्विवेलेंटली नॉन कंडक्टिंग मानते हुए भी आंसर लिखना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि क्या वही आंसर आ रहे हैं क्या। तो देखो पहले देखते हैं अपन अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज। देखो सबसे पहले तो सेंटर पे चार्ज क्यू रखा था, तो इंडक्शन से यहां माइनस क्यू आया था और बाहर यहां पे क्या आया था, प्लस क्यू। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, डी वाले पॉइंट से शुरू करें अगर अपन, तो डी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो डी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आएगा, अच्छा इफेक्ट किस किस के कारण लिखेंगे, ये हमने क्या माना है, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर का मतलब सभी के कारण लिखेंगे आंसर, सभी के कारण इफेक्ट लिखेंगे। कंडक्टर का मतलब तो हमें देखना पड़ता था एक्चुअली, हम कंडक्टर से नॉन कंडक्टर में क्यों बदल रहे हैं, हम कंडक्टर से नॉन कंडक्टर में इसलिए बदल रहे हैं कि कंडक्टर में तो हमें देखना पड़ता था इस चार्ज का इफेक्ट होगा, इसका नहीं होगा, ये बाहर है, बाहर केवल बाहर वाले चार्ज का होगा, ये वाला पॉइंट बाहर है तो इसमें केवल बाहर वाले का इफेक्ट होगा, ये वाला पॉइंट अंदर है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अंदर वालों का आएगा, ये हमें कंडक्टर में देखना पड़ता था। लेकिन नॉन कंडक्टर में क्या ना, हमें ये सब नहीं देखना पड़ता। नॉन कंडक्टर में तो हर पॉइंट पर अंदर के चार्ज का भी इफेक्ट पड़ेगा, बाहर के चार्ज का भी इफेक्ट पड़ेगा, और फाइनल आंसर जो इस कंडक्टर के लिए आएगा और इस वाले के लिए आएगा वो एक जैसा आएगा। तो आगे से जब हम सवाल करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले इक्विवेलेंट डायग्राम बना देंगे ताकि हमें चिंता खत्म होगी, इसका इफेक्ट आएगा उसका नहीं आएगा, ये वाली चिंता हमें खत्म हो जाए। इसलिए जान करके हम इसी के लिए एक और दूसरा मेथड भी देखना चाह रहे हैं। तो शुरू करें, पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं अपन। देखो पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, इसको नॉन कंडक्टिंग मानते हुए चेक कर लेंगे अपन साथ साथ, फिर लिख भी देंगे दोबारा से। तो डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो किस किस के कारण आएगा इफेक्ट, सभी के कारण, इन तीनों के कारण, इसी कारण भी, इसी कारण भी और इसी कारण भी। तो देखो इसको उठा के कहां रखें, सेंटर पे, क्यों डी वाला पॉइंट बाहर है ना, तो ये क्यू भी सेंटर पे, ये माइनस क्यू भी सेंटर पे, क्यू भी सेंटर पे, तीनों सेंटर पे पहुंच गए। तो इन दोनों का मिलाकर तो टोटल 0 हो गया और एक ही बचा रह गया, तो आंसर कितना हो गया, के क्यू अपॉन सी डी स्क्वायर और सी डी कैप। आप देखो डी वाले पॉइंट पर के क्यू अपॉन सी डी स्क्वायर और सी डी कैप, वो कभी आंसर आ गया। और फिर उसके बाद अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है बी पर, तो बी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इस क्यू के कारण यहां कितना आएगा, 0, बचे कितने, ये 2। अभी जो 2 बचे हैं उसमें से ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो कहां पर है, ये जो माइनस क्यू वाला चार्ज है वो कहां पर है, इसकी इनर सरफेस पर। तो इस माइनस क्यू के लिए ये बी पॉइंट कहां है, बाहर। होलो स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट है तो इसे उठा के कहां रख सकते हो, सेंटर पे। सेंटर पे रख दोगे तो टोटल चार्ज ही 0 हो गया, तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। ऐसे ही ए पर लिखना आते हैं, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण लिखेंगे, तीनों के कारण। तीनों कारण क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नॉन कंडक्टर माना है। यहां किसी कारण लिख रहे थे ए पर जब लिखा, केवल अंदर वाले चार्ज के कारण। बाहर लिखा तो किसके कारण लिख रहे थे, सिर्फ बाहर वाले चार्ज के कारण। अभी जब यहां लिख रहे हैं तो किसी कारण लिख रहे हैं, सबके कारण। क्या दोनों का आंसर एक जैसा आएगा, हाँ, यही चेक करने के लिए तो हम एक कंडक्टर को नॉन कंडक्टर की तरह से मान रहे हैं। हमने इस सवाल में ऐसा किया था कि सॉलिड स्फीयर को होलो स्फीयर मान करके इसके आंसर चेक किए थे कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी का आंसर वैसे आ रहा है। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि इसके लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं क्या। अगर ऐसा कर पाते हैं तो आगे से हम ये मटेरियल तो मिटाना रहेगा, यहां से मटेरियल मिटा दिया और ये 2 होलो स्फीयर की तरह से बिहेव करने लग गया। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे अपन, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, देखो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कारण लिखेंगे, सबके कारण, सबके कारण लिखेंगे। तो ये वाला जो क्यू है, इस वाले स्फीयर के लिए पॉइंट ए कहां है, अंदर, कितना आया इफेक्ट, 0। इस माइनस क्यू के लिए पॉइंट ए कहां है, अंदर। होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। ये बचा रहेगा क्यू, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, सी ए, तो कितना आया, के क्यू अपॉन सी ए स्क्वायर इंटू सी ए कैप, वो कभी आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने जब कंडक्टर की तरह माना था तो कैसे लिखा था, तब हमने ऐसे लिखा था कि बाहर का, इस क्यू का तो यहां ए पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा,
माइनस क्यू के लिए तो जीरो हो गया, होलो स्फीयर की तरह से इफेक्टिव है इसलिए, और क्यू के कारण के क्यू अपॉन सी ए स्क्वायर बन गया। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया। इसे पोटेंशियल और चेक करते हैं। देखो इस तरह से नॉन कंडक्टर की तरह से मानते हुए पोटेंशियल चेक करें। तो पोटेंशियल लिखे सबसे पहले डी वाले पॉइंट पर लिखें। तो डी वाले पॉइंट पर पोटेंशियल क्या बनेगा, डी वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल है किसी कारण लिखेंगे, अच्छा डी वाले पॉइंट पोटेंशियल, अब सबके कारण लिखेंगे। अब अंदर का या बाहर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सब नहीं, अब सबका इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो डी पर नॉन कंडक्टिंग मानते हुए लिख रहे हैं इसलिए सबका इफेक्ट पड़ेगा। तो डी पर बताओ कैसे लिखेंगे, डी पर डी वाला पॉइंट बाहर, तो इसके लिए बाहर, तो इसे उठा के कहां रख दिया, सेंटर पे, माइनस क्यू को उठा के कहां रख दिया, सेंटर पे, सबका इफेक्ट, है ना। और ई क्यू बचा तो डिस्टेंस कितनी आ गई, के क्यू अपॉन सी डी। तो के क्यू अपॉन सी डी देखो यहां लिखा हुआ है, तो वही यहां लिख नहीं रहा हूं मैं, यहां लिखा हुआ है इसलिए, पर बोल करके बता रहा हूं कि इक्वलेंटली नॉन कंडक्टिंग की तरह मान करके वही आंसर आ गया। बी के लिए देख लेते हैं, बी वाले पॉइंट के लिए कैसे लिखेंगे, बी वाले पॉइंट के लिए किसी किसी कारण लिखना है, सभी के कारण, सभी कारण लिखना है। तो देखो सबसे पहले इस पॉइंट चार्ज के कारण लिखो, कितना बनेगा इस पॉइंट चार्ज के कारण, के क्यू अपॉन, और बी वाले पॉइंट पर लिख रहे हैं कितना बना, सी बी। और इस माइनस क्यू के लिए बी पॉइंट कहां है, बाहर, उठा के सेंटर पर रख दो, तो के माइनस क्यू अपॉन, उठा के सेंटर पर रख दिया, सी बी। और इस वाले प्लस क्यू के लिए बी पॉइंट कहां है, अंदर, अंदर तो वही पोटेंशियल होता है जो उसकी सरफेस पर होता है, तो क्या बना, के क्यू अपॉन, और इस वाले चार्ज के कारण इसकी रेडियस कितनी है, R2, बाहर वाले की रेडियस जो है वो कितनी है, R2, तो के क्यू अपॉन R2। अब देखो ये और ये कट गए तो क्या बचा रह गया, के क्यू अपॉन R2, ये दोनों कटने के बाद के क्यू अपॉन R2, के क्यू अपॉन R2 ये बचा रह गया। और आखिरी पॉइंट ए का भी पोटेंशियल देख लेते हैं। ए का पोटेंशियल किस किस के कारण देख रहे हैं, सभी के कारण। नॉन कंडक्टिंग मानने का फायदा है कि सभी कारण देख रहे होते हैं। तो पॉइंट ए पर देखते हैं क्यू के कारण, कितना बना क्यू के कारण, के क्यू अपॉन सी ए, माइनस क्यू के कारण पॉइंट ए पर अंदर वही पोटेंशियल होगा जो उसकी सरफेस पर होगा, तो इसका मतलब के माइनस क्यू अपॉन R1। और इस क्यू के कारण पॉइंट ए का पोटेंशियल अंदर वही पोटेंशियल होगा जो उसकी सरफेस पर होगा, यानी के क्यू अपॉन R2। चेक कर लो ये ए का पोटेंशियल जो आ रहा है वो इसी के बराबर आ रहा है क्या, के क्यू अपॉन सी ए, के माइनस क्यू अपॉन R1, के क्यू अपॉन R2। इसका मतलब ये हुआ कि आगे से जब भी आपको कोई कंडक्टर का सवाल आए, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर आए जैसे, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी हो, तो इक्वलेंटली तीन बराबर बना रखें, यानी इक्वलेंटली उसे होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह से आप बना सकते हो। ऐसे आया तो यहां से मटेरियल मिटा दो और ये होलो स्फीयर की तरह से बना दो। ऐसे बनाने का फायदा क्या हुआ, ऐसे बनाने का फायदा हुआ कि हमने इसको, इस कंडक्टर को, इस वाले कंडक्टर को, इस कंडक्टर को नॉन कंडक्टर की इक्विवेलेंट मान लिया। नॉन कंडक्टर की इक्विवेलेंट मानने का क्या फायदा हुआ, कोई पूछे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किस कारण, सबके कारण, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किस कारण, सबके कारण, यहां पोटेंशियल किस कारण, सबके कारण। इसमें हमें इस बात का ध्यान देना पड़ता है, यहां पोटेंशियल किसके कारण, सिर्फ बाहर वाले चार्ज के कारण, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किस कारण, सिर्फ बाहर वाले चार्ज कारण, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किस कारण, सिर्फ अंदर वाले चार्ज कारण, यहां पोटेंशियल किस कारण, अंदर और बाहर दोनों चार्ज कारण। जब कंडक्टर की तरह मान के कर रहे हैं, और जब नॉन कंडक्टर की तरह मान के कर रहे हैं तो फिर क्या, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किस कारण, सबके कारण, यहां किस कारण, सबके कारण, यहां किस कारण, सबके कारण, यहां पोटेंशियल किस कारण, सबके कारण, सबके कारण, सबके कारण। इसका मतलब नॉन कंडक्टर मानने के बाद ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि उसके कारण आएगा, इस कारण नहीं आएगा। इसलिए जब भी हम कंडक्टर का सवाल करेंगे, चाहे तो आप उसे इक्विवेलेंटली नॉन कंडक्टर मान करके आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में, जैसा अपन ने देखा वैसे। क्विक रिवीजन में छोटा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बार वापस से, कि अगर हमने यहाँ सेंटर पे चार्ज क्यू रखा तो इस पर यहाँ इंडक्शन कारण माइनस क्यू आएगा। कैसे पता लगा अपन को, अपन यहाँ क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस बनाई, गाउजन सरफेस बनाई, समेशन क्यू इन जीरो होना चाहिए, तो क्यू तो यहाँ माइनस क्यू आया, तो यहाँ माइनस क्यू आया तो आउटर सरफेस पे कितना आएगा, प्लस क्यू, क्योंकि ये इनिशियली न्यूट्रल कंडक्टर था, तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज आया। डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहें तो ये इनर सरफेस स्टेडी मेडी है, तो इस कारण से इस क्यू के लिए ये पॉइंट सिमेट्रिकल नहीं है, इस कारण से S1 वाली सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, NU मीन्स नॉन यूनिफॉर्म हो गया। S2 वाली सरफेस जो है वो एक रेडियस R2 नाम दिया हुआ है इसका, यानी सिमेट्रिकल सरफेस है, स्फीयर है, और
अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो लेकिन अंदर के चार्ज का बाहर कोई इफेक्ट नहीं आता, तो कोई कारण नहीं है कि बाहर की सरफेस पर जो चार्ज हो वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि सरफेस यूनिफॉर्म है, इस कारण से बाहर वाली सरफेस पर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर यहां कोई चार्ज लेकर के आ जाए अपन यहाँ कुछ क्यू, तो फिर वो बाहर वाली सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसा बना देगा, नॉन यूनिफॉर्म। जब वो नहीं है तो फिर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी इनर सरफेस यूनिफॉर्म है और आउटर सरफेस नॉन यूनिफॉर्म है, और मान लो अपन यहाँ सेंटर पे चार्ज क्यू ला के रखा, तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज आया और यहाँ बाहर वाली सरफेस और प्लस क्यू चार्ज आ गया, इधर बाहर वाली सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया। तो ये जो S1 वाली सरफेस है, इनर सरफेस ये वाली, इस पर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। और जो बाहर वाली सरफेस है उस पर, आउटर सरफेस जो टेढ़ी मेढ़ी है उस पर कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी चार्ज सरफेस है, इस कारण से उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आया, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर मान लो कि इस वाले क्वेश्चन में हमने चार्ज यहां ए वाली पोजीशन पे रखा, तो ए वाली पोजीशन पे रखा तो इनर सरफेस यानी S1 पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा, माइनस क्यू, तो उसकी वैल्यू होगी और नॉन यूनिफॉर्म। और बाहर वाले पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, क्यू, और उसकी वैल्यू कैसी होगी, यूनिफॉर्म। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने बताया। अच्छा, इसी में अगर ये देखो कि चार्ज यहां लाके रखा है अपन ने, अब अगर मान लो कोई हमसे पूछे कि बताओ बी पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये माइनस क्यू नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वाला नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस कारण से ये होलो स्फीयर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बना। अब अगर होलो स्फीयर पर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो बी पॉइंट अंदर है, इसका मतलब नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए बी पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ हो सकता है। इसलिए हम बी पर यह बता सकते हैं कि यहां पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो सकता है। वैल्यू हम इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यहां पर, नॉन यूनिफॉर्म। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने जाना ही इसीलिए कि जब हमें पता लग गया कि होलो स्फीयर में यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर हम यहाँ अंदर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस होलो स्फीयर के कारण नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 3 होलो स्फीयर हैं कंडक्टर के और कॉन्सेंट्रिक हैं, तीनों का सेंटर एक जैसा है, रेडियस का यूज नहीं है, बस ऐसे ही R1 R2 R3 है, और हमने कुछ चार्ज दिया इसको Q, तो 1 वाली को नाम है इसका मान लो 1, पहले वाले का जिसकी रेडियस R1 थी, इसका 2 और इसका 3 नाम है मान लो। तो इनको चार्ज जो दिए हमने अपनी तरफ से वो दिए Q, 2Q और 4Q। तो हमें पता लगाना है फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, हर सरफेस पर कितना चार्ज आएगा। तो सबसे पहले हमने इसको Q चार्ज दिया, इस वाले को। अब देखो इसकी विड्थ कितनी कम हो लेकिन इसके अंदर 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 R1 वाले स्फीयर के अंदर 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 हमें गाउसियन सरफेस बनाया अगर, तो बताओ इस गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पर E0 बनेगा क्या, हाँ, तो समेशन क्वीन कितना आना चाहिए, 0। तो यहां तो हमने कोई चार्ज रखा नहीं है इसलिए यहां पर चार्ज 0 आ रहा होगा समेशन क्वीन 0 आने के लिए, लेकिन टोटल चार्ज हमने Q दिया तो इसकी आउटर सरफेस पर इस तरह से Q चार्ज आ जाएगा। अब देखो कि यहां Q है और फिर से यहां गाउसियन सरफेस बनाया अगर अपन यहां पे ऐसे बाहर वाली पे R2 पे, तो समेशन क्वीन 0 आना चाहिए। इसके लिए यहां पर सामने माइनस Q चार्ज आ रहा होगा, तो इस पर जो चार्ज आया वो कितना, माइनस Q, लेकिन इसको हमने चार्ज कितना दिया है 2Q, लेकिन अंदर माइनस Q आ रहा है और टोटल 2Q है, तो बताओ इसकी आउटर सरफेस पे कितना चार्ज बनेगा, बाहर बाहर वाली सरफेस पर, तो इसकी आउटर सरफेस पर जो चार्ज बनेगा वो कितना, 3Q, 3Q माइनस Q, टोटल कितना हो गया 2Q। अब इसको शामिल करते हुए ऐसे गाउसियन सरफेस बनाओ ऐसे, तो इसको शामिल करते हुए ऐसे गाउसियन सरफेस बनाए तो समेशन क्वीन कितना आना चाहिए, 0। तो यहां 3Q है तो सामने कितना आएगा, माइनस 3Q, लेकिन टोटल मिलाकर कितना है इसके पास 4Q। तो इनर सरफेस से माइनस 3Q, इसकी इनर सरफेस से माइनस 3Q, तो इसकी आउटर सरफेस पे कितना आना चाहिए 7Q, ताकि 7Q और माइनस 3Q मिलकर कितना बन जाए 4Q। तो इस तरह से ये हमने इसकी हर एक सरफेस से चार्ज बता दिया, इनर पर 0, आउटर पर Q, इनर पे माइनस Q, आउटर पे 3Q, इनर पे माइनस 3Q, आउटर पे 7Q, टोटल चार्ज अगर हमें पता था तो हर सरफेस पे चार्ज बता दिया अपन ने। किस तरह से बताया, गाउसियन सरफेस बना करके और समेशन क्वीन की वैल्यू 0 करके। अब मान लो हमसे किसी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा होता, तो ये अपन ने हर एक सरफेस का चार्ज तो बता ही रखा है, अब हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा होता, जैसे ये पॉइंट ए, इसका पोटेंशियल पूछा होता, तो कंडक्टर की तरह से इस सवाल को करते अगर अपन, तो पोटेंशियल किसके कारण लिखते, सिर्फ इस 7Q के कारण। क्यों, क्योंकि बाकी जितने भी चार्ज हैं
ये सब इसके अंदर है और अंदर के चार्ज का बाहर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए सिर्फ 7 क्यू कारण लिखते। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखते या इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखते तो हर जगह पर हमें पता होना जरूरी था कि किसके कारण पोटेंशियल लिख रहे हैं, अगर हम कंडक्टर की तरह लिखते। लेकिन अगर हम इसी पॉइंट पे पोटेंशियल या किसी पॉइंट पे पोटेंशियल नॉन कंडक्टर की तरह लिखें, क्योंकि होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, इक्वलेंटली होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मान सकते हैं। अब इन्हीं पॉइंट पर मैंने यहां पूछा तो नहीं सवाल, ऐसे बता रहा हूं कि नॉन कंडक्टर को कंडक्टर की इक्विवेलेंट मानने, कंडक्टर को नॉन कंडक्टर इक्विवेलेंट मानने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है हमको और आपने इसे नॉन कंडक्टर की तरह माना हुआ है, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से चार्ज के कारण पोटेंशियल आएगा और साथ में हर सरफेस पर चार्ज कितना होगा। अभी अपने को सिर्फ ही देखना है कि सिर्फ आउटर सरफेस कारण चार्ज के कारण पोटेंशियल आएगा, तो हमें 7 क्यू कारण लिखना रहता है यहां पर पोटेंशियल। लिखकर देख लेते हैं। देखो ए का पोटेंशियल लिखते हैं अपन कंडक्टर मानते हुए, तो किसके कारण पोटेंशियल बनता? केवल 7 क्यू कारण। कितना बनता? के 7 क्यू अपॉन और सेंटर से की डिस्टेंस यानी कितना? सी ए। ये कंडक्टर मानते हुए। और ऐसे ही नॉन कंडक्टर मानते हुए लिखते तो किसी कारण लिखते? सभी के कारण। सभी कारण तो लिखते, लेकिन हमें फिर हर सरफेस पर चार्ज कितना इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। अब देखो हर सरफेस पर चार्ज कितना इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती, टोटल चार्ज की चिंता करनी पड़ती बस। तो ए पर आंसर लिखना है तो इसे उठा के कहां रख देंगे? सेंटर पे। इसे भी उठा के कहां रख देंगे? सेंटर पे। इसे भी उठा के कहां रख देंगे? सेंटर पे। तो टोटल मिलाकर कितना चार्ज सेंटर पे पहुंच जाएगा? 4 2 6 और 1 7। सेंटर पे 7 क्यू चार्ज, तो कितना आ गया? के 7 क्यू बाय सी ए। ये ए पर पोटेंशियल आ गया। लेकिन इस वाले मेथड में क्या फायदा हुआ? हमें हर सरफेस का चार्ज जानने की जरूरत नहीं है। हर सरफेस का चार्ज क्यों जानने की जरूरत पड़ रही है? जैसे अपन इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी इनर वाली सरफेस के कारण, इसके कारण तो आएगा यहां पर, लेकिन इस वाले कारण नहीं आएगा, आउटर सरफेस कारण। यानी हमें इन दोनों चार्ज की अलग अलग वैल्यू पता होना जरूरी है अगर कंडक्टर की तरह करते हैं। लेकिन नॉन कंडक्टर की तरह करते हैं तो हमें सिर्फ टोटल चार्ज पता होने से काम चल जाएगा। तो इस कारण से हमने जान करके इक्वलेंटली कंडक्टर को नॉन कंडक्टर के बराबर मान करके किया है सोल्व। नेक्स्ट एग्जांपल में कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर है और इनर रेडियस आर है, आउटर रेडियस 2r है, और इस वाले स्फीयर को कुछ क्यू चार्ज दे दिया, आउटर वाले को -3 क्यू चार्ज दे दिया अपन ने। और अब हमें क्या पता लगाना है? नाउ बोथ द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। अब दोनों स्फीयर को हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो अगर हम दोनों स्फीयर को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो हमें क्या पता लगाना है? फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर। अभी तो इसमें क्यू है और इसमें -3 क्यू है, कनेक्टेड तो है नहीं, तो इसलिए अभी तो इतना का इतना ही चार्ज लेना है। अभी अगर इसमें हमसे हर सरफेस का चार्ज पूछा होता, मतलब ये क्यू तो टोटल है, इनर कितना आउटर कितना, इनर कितना आउटर कितना, तो हम बता सकते हैं। देखो कैसे, यहां एक गाउसियन सरफेस बनाओ, समेशन क्यू इन जीरो के लिए यहां 0 आएगा, टोटल क्यू है इसलिए यहां पे क्यू आएगा, सामने -क्यू आएगा और बाहर वाले इस सरफेस पर जो है वो कितना आ जाएगा? -3 क्यू टोटल होना है। तो इसका मतलब कितना बनना चाहिए? -3 क्यू टोटल होने के लिए -2 क्यू। ये हर सरफेस का चार्ज है, लेकिन हम इसको नॉन कंडक्टर की तरह करने वाले हैं। ये है तो कंडक्टिंग स्फीयर, पर इक्वलेंटली हमारे लिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा। अब इक्वलेंटली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा तो इसका मतलब हमें हर सरफेस का चार्ज जानने की आवश्यकता ही नहीं है, ये निकालने की आवश्यकता ही नहीं है हमको। अभी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है हमको, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या पूछा अपन से कि अगर इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया अपन ने, कंडक्टिंग वायर से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, नाउ बोथ द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, तो फिर चार्ज कितना आएगा? तो पहले इस पे चार्ज क्यू था, इसमें -3 क्यू था। तो ऐसा ही सवाल अपन ने अभी शुरू में जब किया था उसमें क्या किया था? हमने 2 स्फीयर को ऐसे जोड़ा था और चार्ज की वैल्यू पूछी थी, तो हमने इसमें 2 बातों का यूज किया था। क्या? एक तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ते ही इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, एक बात तो ये। और दूसरा चार्ज कंजर्वेशन, यानी कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 इक्वल टू स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2। इस तरह से हमने 2 बातों का यूज किया था, चार्ज कंजर्वेशन और पोटेंशियल का सेम होना। ऐसे ही यहां पर भी हम इन 2 बातों का यूज करें तो चार्ज कंजर्वेशन तो हम डायग्राम में ही यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे? जैसे ये Q है और ये -3 Q है, तो दोनों का टोटल मिलाकर के चार्ज कितना है? दोनों का टोटल मिलाकर चार्ज है -2 Q। अब दोनों का टोटल मिलाकर चार्ज -2 Q है, तो अब इस पर कितना चार्ज हो जाएगा?
कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करने के बाद नया डायग्राम इधर बना देता हूं मैं। तो कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करने के बाद ये कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया अपन ने। तो अगर इस पर चार्ज x बचा तो इस बाहर वाले पर चार्ज जो है वो कितना बचेगा, टोटल कितना है -2q। तो कितना बचा -2q माइनस x। ये हमने क्या यूज कर लिया, चार्ज कंजर्वेशन। अब देखो इस पॉइंट का नाम अगर मैं 1 दूं और इस पॉइंट का नाम मान लो मैं 2 दूं, तो 1 और 2 दोनों कंडक्टर हैं, तो 1 और 2 दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, सेम। तो दोनों का पोटेंशियल लिख देते हैं। अब पोटेंशियल कैसे लिखें, नॉन कंडक्टर की तरह। नॉन कंडक्टर की तरह मतलब हर एक के कारण पोटेंशियल आएगा। तो देखो 1 का पोटेंशियल क्या बनेगा, 1 का जो पोटेंशियल है वो x के कारण कितना बनेगा, तो इसके तो सरफेस पर है पॉइंट, तो 1 वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, kx अपॉन रेडियस कितनी है r। और -2q माइनस x के कारण कितना हो जाएगा, -2q माइनस x के कारण। इसके लिए पॉइंट कहां है, 1 अंदर, अंदर वही पोटेंशियल होता है जो उसकी सरफेस पर होता है। अब 2 वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखें, 2 वाले पॉइंट का 1 वाले इस x के कारण कितना हो जाएगा, तो 2 वाला पॉइंट कहां है, बाहर, इसे उठा के कहां रख दो, सेंटर पे। तो कितना हो गया kx अपॉन 2r। और इसके तो सरफेस का पोटेंशियल लिखना है अपने को, तो कितना हो गया k माइनस 2q माइनस x अपॉन 2r। अब ये और ये कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब x के लिए सोल्व करना रहेगा अपने को, तो x के लिए सोल्व करें, इसको इधर भेज दो। तो इसको इधर आने के बाद कितना हो गया, kx अपॉन 2r इक्वल टू 0। अब k और 2r तो 0 नहीं है, तो 0 होने के लिए क्या बचा, x। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0। तो इससे हमने चार्ज x की वैल्यू बता दी कि x0 तो ये यहां भी x0 तो -2q हो गया, यानी इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ गया। इस वाले में आंसर क्या आ गया कि जो इनर सरफेस है उस पर चार्ज कितना क्या ज्वाइन करने के बाद 0, और आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आ गया -2q। ये टोटल चार्ज है। अगर हर सरफेस पे चार्ज बताना है तो 0 0 0 और बाहर -2q। इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या यूज कर सकते हैं, देखो कि अगर यहां कुछ चार्ज बचा x, माना यहां कुछ चार्ज बचा x, तो उस चार्ज के कारण यहां कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो फिर पॉइंट 1 और 2 का पोटेंशियल सेम नहीं हो पाएगा। तो अगर पॉइंट 1 और 2 का पोटेंशियल को सेम होना है तो E0 होना चाहिए। E0 होना है तो x की वैल्यू 0 होना चाहिए, x की वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी सारा चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पर जाएगा। तो दूसरा मेथड हमने क्या देखा कि हमने माना कि यहाँ चार्ज x बचा, ये x चार्ज बचा, तो इसके कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो पाएगा, जबकि हमने इसे कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया है। तो कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया है तो इनका जो पोटेंशियल है वो तो सेम आना ही चाहिए, और सेम आना ही चाहिए, इसका मतलब x बराबर 0 हो गया। ये जो दूसरा मेथड हमने देखा ना वो ज्यादा बेनिफिट वाला होगा अगर अपन ये वाला जो स्फीयर है ये सेंटर पे नहीं होकर साइड में होता। अगर मान लो कि सवाल ये होता कि एक स्फीयर है ऐसे और ये दूसरा वाला ऐसे साइड में है। अब इस पर कुछ चार्ज दिया हुआ था अपन ने, जैसे ये वाला चार्ज दे देते हैं, ये Q और ये -3Q। अब हम इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दें, अगर इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दें ऐसे, तो अब चार्ज कितना होगा। तो अब इस वाले मेथड से तो कैसे बताएंगे, क्योंकि इस वाले मेथड से बताने में दिक्कत क्या आएगी, पोटेंशियल लिखने में। अब यहां जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो अब इस वाले मेथड से बताने में दिक्कत आ रही है, नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन ये वाले मेथड से बताएं कि माना कि अब यहां चार्ज कुछ x बचा, तो अगर चार्ज x बचा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बचा रह जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बचा रह जाएगा तो पॉइंट 1 और 2 का पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं आ पाएगा। तो अगर पॉइंट 1 और 2 का पोटेंशियल सेम होना है तो E को 0 होना पड़ेगा, x को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब सारा का सारा चार्ज जो है वो इसकी बाहर वाली सरफेस पर आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरे मेथड से भी इस सवाल को अपन कर सकते हैं। तो क्या है दूसरा मेथड कि मान लिया हमने यहाँ कुछ चार्ज x बचा तो उसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो पोटेंशियल सेम नहीं हो पाएगा, इसका मतलब E0 होने के लिए x को 0 होना पड़ेगा। तो दो स्फीयर वाले केस में ये सारा का सारा चार्ज यहाँ पर बाहर वाली सरफेस पर आ गया।